Good morning everyone. Today we discuss lesson number 2, history. Last day we discussed about doctrine lives. Today we discuss the army and the what difference between British East India Company and Indian Army. A major problem was that the Brahmin Pandit gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्म शास्त्र. सबसे बड़ी समस्या क्या आई यहाँ पर कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो सभी जो हमारे स्थानीय नियम थे उन सभी की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते थे. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी यानी उन सभी में एक जैसी या एक रूपता लाने के लिए 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपील अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ. तो 11 पंडितों की एक कमेटी बनाई जिसमें जो भारत हिंदुओं के अपने नियम थे उनमें एक रूपता की बात कही गई. और इनमें कौन थे? एन बे हल हेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. और जो हिंदुओं के ये नियम थे एन बे हल हेड ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. बट 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज आल्सो कंपील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. 1778 में जो मुस्लिम थे इनके अपने कुछ नियम थे उनमें भी चेंज किया गया जिससे कि जो यूरोपियन जजेस थे उनको फ़ायदा हो सके. अब इंडिया में क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस था वो हिंदू और मुस्लिम जो इनके लॉज थे उनमें था. उनमें एक रूपता लाने के लिए और ब्रिटिश को वो चीज़ समझ में आई इसलिए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया. क्योंकि जितने भी ज्यूरी वर्क होता था उस टाइम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होता था. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बना. A new Supreme Court was established, while a court of appeal, the Sadar Nijamat Adalat, was also set up at Kolkata. तो पहले अपनी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना की बात कही गई और ये कहाँ पर स्थापित की गई? कलकत्ता में. और इसका नेम क्या था? सदर निजामत अदालत. एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. जो कलेक्टर होते थे डिस्ट्रिक्ट में उनका जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था. एज द लिटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू. उनका जो जॉब थी उसका मुख्य काम क्या था? आय को कलेक्ट करना बाय टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अपने एरिया में सुरक्षा व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखना. In his district with the help of judges, police officers and दरोगा. ये सभी क्या करते थे? कलेक्टर की हेल्प करते थे शांति व्यवस्था और लॉ ऑर्डर को बनाए रखने में. हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर. और जो उनका ऑफिस था वो क्या बन गया? शक्ति का केंद्र बिंदु. एंड पैट्रेज दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी. और जो पहले जैसे काजी मुफ्ती हमने रीड किया उनके पास जो पावर्स होती थी उसको कन्वर्ट किया जाने लगा. द कंपनी आर्मी. कंपनी की अपनी सेना कैसी होती थी? कॉलोनाइल का मतलब जहाँ पर भी आपको मिले तो इट मीन्स ये ब्रिटिश एम्पायर को शो करता है. कॉलोनाइल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स. जो अंग्रेज़ों का अपने यहाँ पर शासन रहा वो भारत में नई विचारधारा और बहुत सारे सुधार के काम भी इन्होंने किए. बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. लेकिन जो इनकी मेन पावर थी वो उन्होंने अपने पास रखी जिसमें अपनी मिलिट्री को उन्होंने पावरफुल बनाया. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी. कैवलरी होते हैं घुड़सवार सवार. ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक यानी ऐसे सैनिक जो घोड़े पर क्या करते हैं? लड़ाइयाँ लड़ते हैं. इन्फेंट्री दैट इज़ पैदल फुट सोल्जर्स. और कौन से? जो पैदल यात्री होते हैं पैदल सैनिक होते हैं. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी तीर अंदाजी.
तीरंदाजी क्या होती है? तीर कमान जिसमें चलाना सिखाया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वॉर एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, और तलवारें सिखाई जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी, जो घुड़सवार होते थे ये सबसे क्या होते थे? आर्मी को डोमिनेट करते थे, पावरफुल होते थे। द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, लेकिन मुगल जो जहाँ जहाँ मुगलों का शासन था वो इसका इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि जो सैनिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। द रूरल एरियाज had a large number of army peasants and local जमींदार्स often supply the Mughals with पैदल soldiers। यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से क्या आते थे? से बहुत सारे किसान आते थे। किसके लिए? सेना में भर्ती किए जाते थे। जो लोकल जमींदार हैं, जो गरीब पीजेंट्स होते थे, उनके बच्चों को इनमें शामिल करवा दिया जाता था। किसके टाइम पीरियड में? मुगलों के। अ चेंज ओकर्ड इन द 18th सेंचुरी, एक बड़ा चेंज देखने को कब मिला? 18वीं शताब्दी में। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज। 18वीं शताब्दी में जो चेंज दिखाई दिया वो क्या था कि जो मुगलों के उत्तराधिकारी थे अवध और बनारस में, उन्होंने किसानों को अपनी सेनाओं में लेना यानी भर्ती करना शुरू कर दिया। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि एक सोल्जर को आज भी दी जाती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड दिस सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। इसी प्रकार की सेम प्रक्रिया, सेम विधि किसने फॉलो की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब वो अपनी सेना में भर्ती करते थे, विच ही केम टू नोन एज दिस सिपाही आर्मी, और वो क्या कहते थे उनको? सिपाही। और जो कि अपने इंडियन वर्ड्स क्या है वो? सिपाही, मीनिंग सोल्जर। वो सिपाही बोलते थे, हम सिपाही बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सोल्जर। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820, द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। तो उन्होंने क्या किया? 1820 में जो तकनीकी परिवर्तन हुए, जो उन्होंने भर्ती किए थे सैनिक, उसमें क्या आने लगी? कमी। दिस इज़ बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, बर्मा मतलब एट प्रेजेंट म्यांमार, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर वर आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स। ये क्या है? दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जिनका यूज़ ड्यूरिंग वॉर टाइम किया जाता है। सावर होते हैं हॉर्स पर जो सैनिक होते हैं, मस्कट हैवी गन यूज़ करने वाले इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं, मैच होल्क होते हैं एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच। मैच मतलब माचिस का जैसे बॉक्स होता है, इस प्रकार का एक बॉक्स की तरह ये बनाया जाता था, जिसमें पाउडर डाला जाता था और उसको चलाना आसान हो जाता था। द सोल्जर ऑफ कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस with changing military requirement and its infantry regiment now became more important। इस प्रकार से जो कंपनी की सेनाएं थी उनमें परिवर्तन हुआ, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, और धीरे धीरे करके वो उनके लिए क्या बनती गई? महत्वपूर्ण बनती गई, और उन्होंने अपने रेजिमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट कर दिया कि जो सेना है उनमें एक रूपता होनी चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म कोड स्टार्ट कर देना, ताकि सभी सैनिक एक जैसे दिखाई दे, उसमें डिफरेंस ना लगे कि इंडियंस हैं या फिर ब्रिटिश। सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और जो सैनिक थे उनको जो यूरोपियन स्टाइल थे ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के, इसी हिसाब से प्रशिक्षित किया जाने लगा। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार फ्रॉम देन बिफोर, तो उनको जैसे डिसिप्लिन में रहना, हर नियम को ओबे करना, ये उनकी लाइफ का क्या बन गया? एक हिस्सा बना दिया गया। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई। सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, क्योंकि इंडिया में क्या है? कास्टिज्म के आधार पर हम डिवाइड है, और समुदाय यानी कम्युनिटी
तो ये जो हमारे सोल्जर्स जाते थे उनमें फीलिंग जो है आने लगी, कुछ को इग्नोर किया जाता था और कुछ को वेटेज दी जाती थी। कुड इंडिविजुअली सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजन फीलिंग्स, और हो सकता है कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी कास्ट, अपना धर्म जो है वो परिवर्तित भी किया हो। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर्स, और वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते थे, एक सोल्जर के रूप में, एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ना कि वो एक समुदाय के सदस्य के रूप में। व्हाट डिड दिस सिपाही फील, जो सिपाही थे वो क्या महसूस करते थे। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, वो किस प्रकार के रिएक्ट करते थे, उनके जो पहचान थी, जीवन था, उसमें जो परिवर्तन आए, ये हम आगे रीड करेंगे। कंक्लूजन, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है, बट वो टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में इंडिया में स्थापित हो जाती है। मीन्स अलग अलग स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। दे अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, न्यू स्टीम यानी जैसे कि भाप की जो फर्स्ट ट्रेन थी वो स्टीम इंजन था ना, तो टेक्नोलॉजी के कारण आई। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एड दिस प्रोसेस, नए नए जो परिवर्तन हुए वो इसमें ऐड किए गए, और ये हमें चेंज अपने इंडिया में भी दिखाई दिए। जैसे कि फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली, ये ब्रिटिश टाइम की ही देन है। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 और 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। और इसमें क्या था, जो भाप का इंजन बना, जिसमें उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो बोट होती थी उनमें इंजन लगा के उसका यूज़ करना, तो जिसमें टाइम कम हो गया। किसके माध्यम से, कि जो वो लंबी लंबी डिस्टेंस कवर करके इंडिया में या इंडिया से वापस ब्रिटेन जाते थे, तो जब स्टीम इंजन यूज़ किया तो उससे डिस्टेंस थोड़ी कम हुई। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम कम होगी, लगभग 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come a far off country like India। उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ आने लगी और इससे उनका टाइम जो है बचना स्टार्ट हो जाता है। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory। 1857 तक कंपनी ने 63% क्षेत्रों पर और लगभग 78% पॉपुलेशन पर उपमहाद्वीप के अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे से उन्होंने हमें प्रभावित किया। हमें ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन आल्सो इंक्लूड इन दिस। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ द इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने संपूर्ण भारत को मोस्टली को कवर किया जहाँ पर उनका शासन रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।